नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। कोरोना महामारी से इस समय पूरा देश जूझ रहा है। भारत अब ब्लैक फंगस की चपेट में भी आ चुका है। पिछले कुछ दिनों से इस बीमारी से हजारों लोगों की अब तक आपको बता दें कि गंभीर समस्या पैदा हो चुकी है। अभी तक हरियाणा, गुजरात, यूपी और पंजाब समेत तकरीबन 14 राज्यों ने इस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया है। ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा केस गुजरात में हैं। यहाँ पर 2281 लोग ब्लैक फंगस की चपेट में आ चुके हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में 2000 मामले, आंध्र प्रदेश में 910 मामले, मध्य प्रदेश में 720, राजस्थान में 700, कर्नाटक में 500, दिल्ली में 197, उत्तर प्रदेश में 124, तेलंगाना में 350, हरियाणा में 250, पश्चिम बंगाल में 6 और बिहार में 56 केस ब्लैक फंगस के सामने आ चुके हैं। आज पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक अस्पताल में इलाज के दौरान एक 32 साल की महिला की ब्लैक फंगस की वजह से मौत हो चुकी है। कोरोना के मरीजों में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, यूपी, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, ओडिशा, बिहार, चंडीगढ़, उत्तराखंड समेत 14 राज्यों ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। फिर उन्हें केस, इलाज, दवा और बीमारी से होने वाली मौत पर भी हिसाब रखना होता है। आपको बता दें कि जब महामारी घोषित कर दिया जाता है किसी बीमारी को, तो उसकी जो गाइडलाइंस होती हैं उनका पालन करना होता है और जिस तरीके से उसमें दवाइयां चाहिए होती हैं, दवाइयां पूरी मात्रा में प्रदेश को उपलब्ध करवाई जाती हैं। साथ ही सभी मामलों की जो रिपोर्ट है वो चीफ मेडिकल ऑफिसर को देनी होती है। इसके अलावा केंद्र सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR की गाइडलाइंस का पालन भी करना होता है। तो ब्लैक फंगस को देश में 14 राज्यों ने महामारी घोषित कर दिया है, जिसमें कई राज्य शामिल हैं। पंजाब हो, बिहार हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, कई राज्य इसको महामारी घोषित कर चुके हैं। दिल्ली में कुल मिला के 48,628 डोजेस वैक्सीन की लगी। ये जितना वैक्सीनेशन दिल्ली में नॉर्मली होता है उससे काफ़ी कम है। इसके दो कारण हैं। एक, जैसे हम पहले भी आपसे शेयर कर चुके हैं, वेंसडेज को और फ्राइडेज को जो हमारे अलग अलग सरकारी अस्पताल और डिस्पेंसरीज हैं वहाँ पे बच्चों की रूटीन इम्यूनाइजेशन चलती हैं। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जो हमारी यूथ, जो युवाओं वाला सेगमेंट है 18 to 44 का, जिनकी वैक्सीनेशन काफ़ी स्पीड से चल रही थी, काफ़ी सारे उसके सेंटर्स कल भी बंद हो गए थे। क्यों? क्योंकि वैक्सीनेशन की डोजेस अब दिल्ली के पास खत्म हो गई हैं। तो इन दो रीजंस की वजह से कल दिल्ली में काफ़ी कम वैक्सीनेशन हुआ। कल अगर हम फर्स्ट डोज एडमिनिस्टर्ड देखें तो वो सिर्फ 40,000 लोगों को लगी है और सेकेंड डोज 8,544 लोगों को लगी है। इसके साथ टोटल वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड दिल्ली का कल शाम के बाद 50 लाख को पार कर गया है। ये एक बहुत बड़ी संख्या है और इसका मतलब ये है कि दिल्ली की काफ़ी पॉपुलेशन को वैक्सीन लग चुकी है। दिल्ली ने बहुत स्पीड पर अपना वैक्सीनेशन का प्रोग्राम किया है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतनी स्पीड पे वैक्सीनेशन करने के बावजूद भी जितनी संख्या में वैक्सीनेशन इस पूरे शहर को कोविड की अगली वेव से बचाने के लिए चाहिए वो हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वैक्सीन की सप्लाई उपलब्ध नहीं है। तो अब टोटल जितने लोगों को वैक्सीन लग गई है दिल्ली में वो है 50,20,214 और 11 लाख से भी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको दोनों डोजेस वैक्सीन की लग चुकी हैं। वैक्सीन हमारी कुल मिला के जो 45 प्लस वाला एज ग्रुप है वो अभी 670 डिफरेंट साइट्स पर चल रही है। जो हमारी यूथ सेगमेंट के लिए वैक्सीनेशन है वो आज बहुत ही कम जगह चल रही है। सिर्फ 31 स्कूल्स में 88 साइट्स पे आज के दिन ये वैक्सीनेशन चल रही है, जो एक समय पे 200 से भी ज़्यादा लोकेशंस पर 5 दिन पहले चल रही थी। अगर हम अपनी स्टॉक पोजीशन की बात देखें तो 45 प्लस फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए अभी तक दिल्ली को कुल मिला के 45,94,250 डोजेस वैक्सीन की मिली है, जिसमें से 43,42,480 यूज हो चुकी है और 2,51,700। अगर हम इसको दिनों में ट्रांसलेट करें तो अगर कल से हिसाब लगाएं, एक्चुअली मंडे से हिसाब लगाएं, क्योंकि संडे को अक्सर वैक्सीनेशन सेंटर्स हमारे क्लोज होते हैं, क्योंकि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को भी एक दिन की छुट्टी चाहिए होती है। तो हमारे पास कोवैक्सीन का एक दिन से भी कम का स्टॉक अवेलेबल है। लेकिन अभी जो कोवैक्सीन का स्टॉक हमारे पास है उसको हम सिर्फ सेकेंड डोज देने के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं
फर्स्ट डोज के लिए अब कोवैक्सीन नहीं लग रही है। कोविशील्ड का हमारे पास 8 दिन का वैक्सीनेशन स्टॉक 45+ फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए अवेलेबल है। जहां तक यूथ की, युवाओं की वैक्सीनेशन की बात है, वही युवा जो बहुत अच्छी संख्या में बाहर आ रहे हैं, जो कोविन पर अपने आप को रजिस्टर भी करवा रहे हैं, अभी तक हमें उस सेगमेंट के लिए 8,17,000 वैक्सीन की डोजेस मिली हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट 8 लाख यूज हो चुकी हैं। सो आज सुबह दिल्ली के पास इस यूथ सेगमेंट के लिए सिर्फ 22,170 डोजेस वैक्सीन है। आज के बाद कोविशील्ड का भी स्टॉक तकरीबन दिल्ली सरकार का जो स्टॉक है, जो यूथ को वैक्सीनेशन लगवाने के लिए है, जो 18 to 44 के ग्रुप को वैक्सीन लगाने के लिए है, वो स्टॉक भी आज के बाद समाप्त हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि पूरी दिल्ली में अब किसी भी सरकारी स्कूल में 18 to 44 के लिए जो युवा हमारे हैं, उनको कहीं भी वैक्सीनेशन नहीं लगेगी। ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि जो सेकेंड वेव आई थी, जिसमें से अब दिल्ली धीरे धीरे ही बाहर निकल रहा है, उसमें हमने ये देखा है कि यूथ के सेगमेंट में भी बहुत सारे लोग सीरियसली बीमार हुए, हॉस्पिटलाइज भी हुए और बहुत सारे यंग लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। क्यों? क्योंकि इस एज ग्रुप को अभी तक वैक्सीनेशन नहीं मिला था। बहुत सारे बुजुर्ग लोग कोविड इन्फेक्टेड होने के बाद सिर्फ एक माइल्ड इन्फेक्शन के साथ बच गए क्योंकि वो वैक्सीनेटेड थे। इसलिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील है कि दिल्ली को जल्द से जल्द वैक्सीन अवेलेबल कराए। हालांकि ये वैक्सीन दिल्ली को डायरेक्टली और सभी स्टेट्स को मैन्युफैक्चरर से खरीदनी होती है, पर मैन्युफैक्चरर्स ने ये दिल्ली सरकार को बहुत स्पष्ट तौर से बताया है कि वो उतनी ही वैक्सीन देंगे जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी। तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील है, और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है, ये रिक्वेस्ट करते हुए कि दिल्ली के युवाओं को वैक्सीन लगवाने के लिए दिल्ली को जल्द से जल्द वैक्सीन का स्टॉक अवेलेबल करवाया जाए, वरना आने वाले हफ्ते से, सोमवार से दिल्ली में युवाओं के लिए वैक्सीनेशन हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए राजीव तिवारी संवाददाता मुंबई से इस समय जुड़ चुके हैं और मुरारी संवाददाता इस समय मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मुरारी, आपका ही रुख करूंगी, महाराष्ट्र में और मुंबई में क्या हालात है कोरोना को लेकर, ब्लैक फंगस को लेकर खासकर? काजल, देखिए, कोरोना को लेकर आज दूसरे दिन भी जो है कि आंकड़े कम हुए हैं। अगर शुक्रवार के आंकड़ों की बात करें तो 1400 मुंबई में आंकड़े थे, जबकि शुक्रवार के जो आंकड़े आए हुए हैं ये आंकड़े 1200 के हैं। तो कहीं न कहीं कोरोना संक्रमण मरीजों की जो संख्या है उसमें गिरावट देखी जा रही है और मरने का जो आंकड़ा है 54 लोगों की मौत हुई थी, जबकि शनिवार को 52 लोगों की मौत कोरोना से रिकॉर्ड की गई है। तो कोरोना संक्रमण के चलते थोड़ी राहत यहाँ जो है कि मिल रही है, लेकिन अगर ब्लैक फंगस की बात करें तो महाराष्ट्र पर दूसरी आपदा कह सकते हैं कि आई हुई है। लगातार इस तरीके की खबरें आ रही है। 2000 से ज्यादा जो है कि ब्लैक फंगस के जो पेशेंट है वो मुंबई सहित महाराष्ट्र के अन्य जिलों में उनका उपचार चल रहा है। 90 से ज्यादा लोग अब तक मौत के जाल में समा चुके हैं। तो लगातार जो है कि ब्लैक फंगस का जो संक्रमण है वो महाराष्ट्र में तेजी से फैल रहा है। जी काजल। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। राजीव, दिल्ली में दिल्ली सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है कि वैक्सीन का स्टॉक बहुत ज्यादा नहीं है, लगभग खत्म हो चुका है, अब युवाओं को वैक्सीन नहीं मिलेगी, बहुत बड़ा चिंता का विषय। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार ने आप स्पष्ट कर दिया उनके पास वैक्सीन नहीं है, और जो थोड़ी बहुत वैक्सीन बची हुई है वो भी ज्यादा समय में नहीं चलने वाली है। मतलब जिस तरीके से आप सेंटर, यानी कि 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए स्कूलों के अंदर सेंटर खोले गए थे टीकाकरण के लिए, वो बंद कर दिए गए हैं। और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से गुहार लगाई जा रही है, केंद्र सरकार उनको वैक्सीन उपलब्ध कराए। मतलब जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से भी कहा गया कि हमारे पास वैक्सीन है, हमने दिल्ली सरकार का जो पत्र आया हमने हमारे पास वो दिया है, और उसके बाद में हमने दिल्ली सरकार को वैक्सीन दी गई है। मतलब कहीं ना कहीं दोनों के बीच में तालमेल नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं राजनीति की जा रही है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ रही हैं, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं
खामियाजा जो है वो जनता को भुगतना पड़ रहा है। मतलब जिस तरीके से दिल्ली सरकार कह रही है कि हमने आने वाले 3 महीने के अंदर लगभग 18 साल से ऊपर के और 18 साल से नीचे के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का टीकाकरण करना है, मगर कहीं ना कहीं अभी भी उसमें देरी होती नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए जिस तरीके से 1 मई से स्टार्टिंग की गई थी उसमें भी देरी की गई, 3 मई से स्टार्टिंग किया गया, उसके बाद में भी अब कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि अब वैक्सीन नहीं है, तो कहीं ना कहीं स्थिति जरूर बिगड़ रही है। और कहीं ना कहीं दोनों ही सरकारें इसके लिए जिम्मेवार है, वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, मगर अभी तक जिस तरीके से कोरोना महामारी का भी निजात नहीं दिख पाई है और कहीं ना कहीं ब्लड फंगस भी आ रहा है और कहीं ना कहीं ब्लड फंगस के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं और दिल्ली के अंदर भी लगभग 250 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं। सर गंगाराम अस्पताल की बात करें तो उसके अंदर भी लगभग 100 के करीब मरीज आ चुके हैं और कहीं ना कहीं स्थिति जरूर बिगड़ रही है। मगर बाकी अस्पतालों के अंदर भी ब्लड फंगस के मरीज आ रहे हैं और लगातार उनका भी इलाज किया जा रहा है, मगर अभी तक न तो ब्लड फंगस की दवाई ढंग से मिल पा रही है और न ही कोरोना की दवाई ढंग से मिल पा रही है और कहीं ना कहीं राजनीति की जा रही है और दोनों ही सरकारें कहीं ना कहीं राजनीति न करने का बहाना एक दूसरे को ऊपर लगा रही है, मगर कहीं ना कहीं फिर भी दोनों ही पार्टियां, दोनों ही सरकारें राजनीति करती नजर आ रही है। जी मुरारी, मुंबई में वैक्सीन को लेकर क्या है, क्योंकि एक समय था जब वैक्सीन की बहुत ज्यादा कमी थी, केंद्र सरकार से वैक्सीन मांगी गई थी, लेकिन अब क्या हालात है? वैक्सीन पूरी मात्रा में वहां पर है और मरीजों को मिल पा रही है या फिर बाकी जो लोग हैं उनको मिल पा रही है? देखिए काजल, अभी भी वैक्सीन के लिए मुंबई सहित महाराष्ट्र में मारा हो रहा है, क्योंकि उन तमाम सरकारी अस्पतालों में वैक्सीनेशन की व्यवस्थाएं की गई हैं और जो वैक्सीनेशन सेंटर राजनीतिक या नगर सेवकों के तौर पर खुले गए हैं वहां पर अमूमन वैक्सीन कभी पहुंच रही है और कभी नहीं पहुंच रही है। मुंबई में पहली दौर में जितने वैक्सीनेशन सेंटर प्राइवेट अस्पतालों में खुले थे उनमें से 40% से ज्यादा जो अस्पताल में वैक्सीनेशन सेंटर थे वो बंद हो चुके हैं। वो ऑस्कर हॉस्पिटल हो या दहिसर का हो या फिर बोरीवली का श्री गणेशा, तो ऐसे जो अस्पताल थे जहाँ पर वैक्सीनेशन चल रहे थे वहाँ पर रुके हुए हैं। लेकिन जो सरकारी अस्पताल है या जम्बो वैक्सीनेशन सेंटर है, चाहे वो बीकेसी का रहा हो, चाहे दहिसर का रहा हो, चाहे मुंबई का जो है कि बांद्रा का, तो इन जगहों पर वैक्सीनेशन पहुंच रहा है। लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी वैक्सीनेशन की कमी है, सही समय पर लोगों को वैक्सीनेशन नहीं मिल पा रहा है। कई घंटे उन्हें कतार में रुकने होते हैं, तो कई लोगों को इंटरनेट और उसके रजिस्ट्रेशन के लिए दर बदर भटकना पड़ रहा है। राजीव, दिल्ली में अब दिक्कत ये है कि दिल्ली सरकार की तरफ से वैक्सीन मांगी गई, चाहे वो भारत बायोटेक से मांगी गई हो या फिर अन्य कंपनियों से मांगी गई हो, लेकिन कंपनियों ने जवाब अब ये दिया है कि जितनी वैक्सीन सेंट्रल की तरफ से उनको बोली जाएंगी उतनी ही बनाएंगे और उतनी ही देंगे। अब समस्या दिल्ली के सामने सबसे बड़ी है, वैक्सीन लाए तो फिर लाए कैसे, क्योंकि सेंट्रल भी देने के लिए मना कर रहा है। यहाँ पर दिक्कत जरूर है कि दिल्ली सरकार बार बार कहीं ना कहीं कंपनियों से और सरकार से, यानी केंद्र सरकार से, दोनों से गुहार लगाते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं बार बार कही जा रही है कि उनको वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए, मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार कह रही है वैक्सीन उनके पास नहीं है, स्टॉक खत्म हो रहा है और स्टॉक खत्म हो चुका है, तो कहीं ना कहीं स्थिति जरूर बिगड़ रही है। मगर एक चीज यहाँ पर गौर करने वाली बात होगी, एमसीडी के जो मेयर है, यानी कि उनके जो एमसीडी का अस्पताल है उनके अंदर कहा जा रहा है कि वैक्सीन है और दिल्ली सरकार कह रही है वैक्सीन नहीं है, तो फिर एमसीडी के पास वैक्सीन कहाँ से आ रही है? तो ये चीज सवाल हमने खुद दिल्ली सरकार एमसीडी के जो महापौर है उनसे भी पूछा था, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हमको वैक्सीन दे रही है, मगर उनके पास क्या डायरेक्ट वैक्सीन आ रही है, क्योंकि दिल्ली सरकार कह रही है वैक्सीन नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसके बीच में तालमेल नहीं है और दूसरा कहीं ना कहीं राजनीति जरूर की जा रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं परेशानी आ रही है। मगर दिल्ली सरकार जिस तरीके से भारतीय बायोटेक की कंपनी से भी वैक्सीन मांगी गई थी, उन्होंने भी कह दिया कि हमारे को केंद्र सरकार जितनी वैक्सीन देगी या जितना ऑर्डर देगा हम उतनी ही वैक्सीन देंगे, तो कहीं ना कहीं स्थिति जरूर बिगड़ती नजर आ रही है। मगर दिल्ली सरकार निरंतर कैसे कोशिश कर रही है, कैसे मैनेज करेगी, ये जरूर सबसे बड़ा सवाल होता है। मगर जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली सरकार को मदद नहीं की जा रही है और कहीं ना कहीं वैक्सीन को लेकर कहीं ना कहीं दिक्कतें बनी हुई है, उसमें साफ जाहिर है कहीं ना कहीं राजनीति जरूर हो रही है, क्योंकि राजनीति का हिस्सा कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां जरूर कर रही है, मगर कहीं ना कहीं खामियाजा जो है वो जनता भुगतती नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन का टीकाकरण नहीं मिल पा रहा है और ऊपर से ब्लड फंगस अपना असर दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं स्थिति जरूर बिगड़ी हुई है। मगर जिस तरीके से बात करें तीसरी लहर की जो बच्चों के लिए घातक बताई जा रही है, उसके लिए कब सरकारें जागरूक होंगी और कब टीकाकरण स्टार्ट करेंगी, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। जी मुरारी, महाराष्ट्र में तकरीबन 2000 ब्लैक फंगस के केसेस हैं, दवाई उनको मिल पा रही है समय पर या दवाई की कमी हो रही है? क्योंकि जो दवा चाहिए ब्लैक फंगस वाले लोगों को उसका उत्पादन भी इस समय कम देखने को मिल रहा है।
लगातार प्रशासन की तरफ से और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि जितने भी मरीज हैं उनका इलाज चल रहा है, डॉक्टरों की तरफ से हर पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से ब्लैक फंगस से मौत हो रही है और लगातार जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उस पर कहीं न कहीं चाहे उनके दवा की बात हो या फिर इलाज को लेकर अस्पतालों की अभी भी पूरी तैयारी महाराष्ट्र में नहीं देखी गई है। महाराष्ट्र की बात करें या फिर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, यहाँ तक कि जो यहाँ की मेयर है किशोरी पेंडेकर या बीएमसी कमिश्नर इकबाल चहल, इनके भी तरफ से कोई बड़ी तैयारी अभी तक नहीं देखी गई है कि कोई अलग से उसका सेंटर बनाया जाए, क्योंकि संक्रमण जिस तरीके से ब्लैक फंगस के बढ़ रहे हैं, अगर ऐसे में कोरोना जैसी स्थिति होती है तो मुंबई सबसे ज्यादा तबाह होगी, क्योंकि अभी कोरोना से उभरी भी नहीं है। लगातार यहाँ मरने वालों का आंकड़ा और कोरोना संक्रमण मरीज पाए जा रहे हैं। अब ऐसे में ब्लैक फंगस को जिस तरीके से फैल रहा है उसे रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। देखना होगा कि कोशिश कितना कारगर साबित होती है। काजल, मुरारी, कोशिशें क्या की जा रही है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से? वो कौन सी कोशिशें हैं जो कि इस समय की जा रही है ब्लैक फंगस को रोकने के लिए? डॉक्टरों की यहाँ पर टीम बनाई गई है और खास करके ऐसे डॉक्टरों की टीम बनाई है कि एक किससे होता है, ये हवा में है या एक दूसरे से है, जबकि रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि ब्लैक फंगस जो है वो छुआछूत की बीमारी नहीं है, ये हवा से जाती है और एक दूसरे से जब संपर्क होता है। और ऐसे में जिस तरीके से रिपोर्ट आए हैं उसमें ये जानने की कोशिश डॉक्टरों की टीम कर रही है कि किन इलाकों में सबसे ज्यादा पाया जा रहा है, इसकी सबसे ज्यादा वजह क्या है। जैसे हम कोरोना से बचने के लिए मास्क, सैनिटाइज और 2 गज की दूरी बना रहे हैं, तो इस ब्लैक फंगस के लिए किस तरीके की जाए तो उसे लेकर एक टीम है। दूसरी बात है तो अस्पताल के लिए तैयारी चल रही है। जिस तरीके से कोविड पेशेंटों के लिए अस्पताल या कोविड सेंटर बनाए गए हैं, उस तरीके से ब्लैक फंगस के लिए भी हर वार्ड में एक वार्ड बनाया जाए जहां पर डॉक्टरों की टीम रहे और हर इलाके में अगर इस तरीके की शिकायत होती हो तो तत्काल डॉक्टर उनका इलाज करे, चेकअप करे और उन्हें बड़े अस्पताल में भेजे ताकि इसे रोका जाए। इन तमाम चीजों को लेकर सरकार अपनी तैयारी कर रही है। राजीव, आमतौर पर हम देखते हैं कि हमारे देश में राजनीति पहले हो जाती है, चाहे मुद्दा कोई भी हो, मुद्दा कितना भी संवेदनशील हो, राजनीति पहले हो जाती है। कोरोना पर कितना सोचा गया था कि राजनीति ना हो, लेकिन उस पर भी जमकर हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से जो टिप्पणियां थी वो देखने को हमें मिली, चाहे कोरोना की बात हो या फिर अन्य बीमारियों की बात हो। अब बात आ गई है ब्लैक फंगस की। ब्लैक फंगस को लेकर भी सोनिया गांधी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखती हैं कि इसको महामारी घोषित कर दिया जाए। अब सरकार सुनने को तैयार नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि ब्लैक फंगस भी कहीं राजनीति का शिकार ना हो जाए? आपने कहा जब पत्र लिखा गया है और प्रधानमंत्री से बात की गई है, तो बात की गई है, यहाँ तक कि उन्होंने पत्र भी लिखा है और एक बार नहीं ये पत्र कई बार लिख चुकी है। तो कोरोना को भी कहीं ना कहीं उन्होंने टीकाकरण को लेकर भी कहीं ना कहीं पत्र लिखे थे और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी से कई बार गुहार की गई थी। मगर जिस तरीके से अब ब्लैक फंगस के लिए कहा जा रहा है कि ब्लैक फंगस को भी महामारी घोषित किया जाए, उनके लिए भी कहीं ना कहीं वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए, टीका दवाइयां उपलब्ध कराई जाए, मगर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पता नहीं किस रुख के अंदर है, या फिर कहे कि जनता की सुनना नहीं चाहती है या फिर बिल्कुल अड़ियल रवैया अपनाया हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार का रुख है या उनका रवैया उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं वो राज्य सरकारों की नहीं सुनने वाली है, नहीं जनता की सुन नहीं चाहती है, सिर्फ वो कहीं ना कहीं मुनाफा देख रही है। क्योंकि जिस तरीके से दवाइयों की वैक्सीन की जो कहीं ना कहीं जैसे चोरी हो रही है, बाहर ब्लैक से बिक रही है और कहीं ना कहीं उनका प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी द्वारा घूम कर कहीं ना कहीं जा ही रहा होगा उनकी जेबों में भी। मगर कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल बिगड़ी हुई है। केंद्र सरकार को समझना चाहिए और केंद्र सरकार को सबसे पहले प्रायोरिटी ये बननी चाहिए कि जनता को राहत है, जनता को वैक्सीन दिलवाए और जनता को कहीं ना कहीं जो सुविधाएं मेडिकल डिपार्टमेंट की वो भी सुविधाएं दिलवाए। मगर अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से इतने बड़े कदम नहीं उठाए गए हैं जितने धरातल पर होने चाहिए। बड़े बड़े दावे जरूर किए जा रहे हैं कि गाइडलाइन का पालन किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, मगर सोशल डिस्टेंसिंग जनता जब कब तक करेगी और कब तक मास्क लगाएगी? जब तक वैक्सीन ही नहीं मिल पाएगी तो मास्क कितने दिनों उनको जिंदा रख पाएगा? मगर जिस तरीके से केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार अभी तक कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की बातें नहीं सुन रही है और कहीं ना कहीं उनको वैक्सीन नहीं दे रही है, कहीं ना कहीं इलाज के लिए कहीं ना कहीं देरी हो रही है। तो लगता है कि कहीं ना कहीं तालमेल जरूर है, तालमेल को कमी भी देखने को मिल रही है, मगर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं राजनीति की जा रही है, लगता है कि ब्लैक फंगस भी कहीं ना कहीं राजनीति का ही हिस्सा बनता नजर आ रहा है। जी बहुत शुक्रिया राजीव आपका। मुरारी, आपका भी बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी देने के लिए। देश में अब ब्लैक फंगस का कहर देखने को मिल रहा है। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस को 14 राज्यों ने महामारी अब तक घोषित कर दिया है। तो गुजरात में ब्लैक फंगस के भी बहुत मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में 2000 केसेस सामने आ चुके हैं। हमारे देश में इस समय
जो ब्लैक फंगस के मामले में राज्य है वो गुजरात है। वहाँ पर मौत के आंकड़े भी हैं और संक्रमितों के आंकड़े भी हैं। हालांकि बात यह है कि ब्लैक फंगस छुआछूत वाली बीमारी नहीं है, कोरोना की तरह एक दूसरे से फैलता नहीं है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। यास तूफान का बड़ा खतरा सामने आ चुका है। यास तूफान की चेतावनी पहले ही दे दी गई थी। पीएम मोदी करेंगे शीर्ष अधिकारियों के साथ में बैठक। इस तूफान को लेकर किस तरीके के इंतजाम किए जा सकते हैं, उसको बैठक होगी। तूफान यास की तैयारियों पर चर्चा हुई, किस तरीके की तैयारियां होनी चाहिए, प्रशासन को कैसे तैयार होना चाहिए। आज सुबह 11 बजे बड़े स्तर पर बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबके साथ में, अधिकारियों के साथ में बैठक करेंगे। यास तूफान की तैयारियों को लेकर 24 मई तक चक्रवाती तूफान बदलने की आशंका जताई जा रही है। बंगाल समेत 5 राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तूफान के आने की आशंका के चलते बहुत भारी नुकसान की आशंका इस तूफान के चलते जताई जा रही है। यास तूफान का बड़ा खतरा, क्योंकि अभी अभी हमने देखा था एक चक्रवाती तूफान से, तौकते तूफान से पूरा देश निपटा है। महाराष्ट्र में भारी नुकसान हुआ था, लेकिन अब यास तूफान को लेकर बड़ा खतरा। आज हाई लेवल मीटिंग प्रधानमंत्री के अधिकारियों के साथ में होगी। और मुद्दे पर वापस आते हैं, क्योंकि कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ब्लैक फंगस का खतरा भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आरपी उपाध्याय हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस समय जुड़ चुके हैं। आरपी उपाध्याय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। आरपी उपाध्याय जी, हमने देखा था कोरोना पर जिस तरीके से राजनीति हो रही थी, ब्लैक फंगस भी उससे अछूता नहीं रहा है। और मेरा सवाल अब उस चिट्ठी को लेकर होगा जो कि सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को लिखी है कि इसको महामारी घोषित कर दिया जाए। क्या लगता है आपको, क्या मकसद विपक्ष का रहा होगा और क्या सत्ता पक्ष का रुख हो सकता है? देखिए, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सिर्फ घोषित कर देने से या चिट्ठी लिख देने से बीमारी खत्म होने वाली नहीं है। हम लोगों को प्लान करने की जरूरत है, युद्ध स्तर पर तैयारी करने की जरूरत है। ये न हो कि कोरोना की सेकेंड वेव में जिस तरीके से देखा गया कि न बेड मिल रहे थे, न बिस्तर मिल रहे थे, न दवा मिल रही थी, और तो शमशान घाट में जगह नहीं मिल रही। तो ये बीमारी है और बीमारी की दवा है, और ये जो फंगस है ये कोई नया नहीं जी। पहले भी फंगस है और हम लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं। सिर्फ सरकारों को प्रॉपर तरीके से ये ना हो कि बाजार से दवा गायब हो जाए। दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करना जरूरी है, और उसी के मद्देनजर सरकार ने कहा है कि भी वो अस्पतालों में मिलेगी। क्यों? फंगस का इलाज घर पर नहीं हो सकता, उसमें कई पैरामीटर चेक करने होते हैं कि भाई शुगर कितनी है, और फिर जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट है वो बताता है कि भी कितना इन्फेक्शन है, तो वो अस्पताल में ही संभव है। तो इसलिए ये अच्छा है कि भी दवा अस्पताल में मिलेगी, लेकिन अस्पताल में भी उस गरीब व्यक्ति को कैसे मिलेगी? देखिए, सरकारी अस्पतालों में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वहाँ सबका ट्रीटमेंट हो सके, और प्राइवेट हॉस्पिटलों में बिना पैसे के एडमिशन नहीं लेते हैं, और गरीब आदमी की जेब में पैसा नहीं होता। और कोरोना काल में गरीब आदमी क्या, बहुत सारे लोगों के रोजगार गए हैं और नौकरियां गई हैं। ऐसे में लोगों के पास पैसे की भी कमी है, पैसे का अभाव है। तो सरकारों को सुनिश्चित करना होगा कि भी किसी भी तरीके से जो व्यक्ति इफेक्टेड है ब्लैक फंगस या व्हाइट फंगस से, देखिए उसको इलाज मिले, समुचित इलाज मिले, उसे दर दर भटकना नहीं पड़े। तो राजनीति से ऊपर उठकर हम सब लोगों को जो भी आपदा है जी, इससे लड़ने के लिए तैयारी करनी होगी, तैयार रहना होगा, जागरूकता फैलानी होगी। साफ सफाई, हाइजेनिक कंडीशन, क्यों जिस तरीके के एनवायरनमेंट में हम रहते हैं वो हाइजेनिक कंडीशन नहीं है। उसी का परिणाम आप देखेंगे कि विदेश में लोग जो रहते हैं, फॉरेन कंट्री में जो डेवलप कंट्री है, वो हाइजेनिक कंडीशन मेंटेन करते हैं। लेकिन भारत जैसे गरीब देश में हाइजेनिक कंडीशन मेंटेन करना एक सपना जैसा लगता है, जहाँ पीने के पानी की प्रॉपर व्यवस्था ना हो,
आजादी के इतने सालों बाद भी लोग दूषित पानी पी रहे हो, दूषित हवा में जिंदा रह रहे हो, सरवाइव कर रहे हो, वहां चुनौती और बढ़ जाती है काजल जी। तो इन सब चुनौतियों से कैसे हम निपटेंगे, उसका एक पूरा रोड मैप तैयार किया जाए और जो भी तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से हम सब लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है, तैयारी करने की जरूरत है। क्यों जिस तरीके से महामारी फैल रही है और भयावह रूप लेती चली जा रही है, वो समझ से परे है। क्योंकि जिस तरीके से स्टेरॉइड का इस्तेमाल हुआ, अब डॉक्टर कह रहे हैं कि भी स्टेरॉइड ठीक है, जीवन रक्षा करता है, लेकिन डॉक्टर की गाइडलाइन में और प्रॉपर टाइम पर और प्रॉपर मात्रा में। क्यों हम लोगों ने हर चीज का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो उसके दुष्परिणाम भी सामने आते हैं। तो अभी तक जो चल रहा है वो संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। इसमें और तैयारी की जरूरत है। पक्ष विपक्ष दोनों को सहयोग करना है और पॉजिटिव राजनीति करनी है, एक दूसरे की टांग खिंचाई नहीं करनी। भी ये बताना है कि भी हम इस तरीके से इसमें सहयोग करें। विपक्ष को भी आगे आके ये बताना चाहिए उनके भी ये जो फंगस है, इस फंगस की बीमारी में विपक्ष ये सहयोग करेगा और इस तरीके से सरकार को इसमें लड़ने में मदद करेगा तो वो ज्यादा अच्छा होगा और तभी इससे जीत पाएंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। चुनौतियों की बात जहां तक हो रही है, चुनौतियां हमने पहले भी देखी, हमने कोरोना काल में भी चुनौतियां देखी किस तरीके से चुनौतियां रही हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की हो या फिर सरकार की हो। पहले भी स्वास्थ्य जो सिस्टम था हमने फेल होते हुए देखा है। सरकार को भी हम यही कहेंगे कि जो नीतियां थी वो फेल होते हुए हमने देखी है, पहले भी चुनौती थी। अब ब्लैक फंगस और कोरोना दो है, दोगुनी चुनौती स्वास्थ्य विभाग के सामने भी है और दोगुनी चुनौती सरकार के सामने भी है। यही सिस्टम पहले फेल हो चुके हैं, अब चुनौतियां आगे और ज्यादा बड़ी हो जाएंगी, दोगुनी हो जाएंगी। देखिए स्वास्थ्य सिस्टम हमारे यहाँ बहुत अच्छा सिस्टम नहीं है काजल। हमारे पास उपलब्धता संसाधनों की कमी है। हाँ। हमारा जितना बजट स्वास्थ्य के ऊपर खर्च होना चाहिए उतना बजट हम लोगों ने स्वास्थ्य के लिए कभी रखा नहीं जी। और न ही खर्च किया है। आता है तो न वहाँ स्वास्थ्य केंद्र है न वहाँ डॉक्टर है और वहाँ एक पैरासीटामोल की गोली भी अवेलेबल नहीं है। अगर मुझे बुखार आ जाए तो मैं सोचूं मैं क्रोसिन ले लूं या पैरासीटामोल ले लूं, तो वहाँ दवा की दुकानें नहीं है कि मैं एक पैरासीटामोल भी खरीद लूं। बिल्कुल। तो स्थिति बहुत खतरनाक है, बहुत भयावह है। बिल्कुल। सीमित संसाधनों के साथ हमें इस सुनामी से का मुकाबला करना है, इस महामारी से लड़ना है। ठीक है। तो वो सबके सहयोग से ही संभव। बहुत शुक्रिया आरबी उपाध्याय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और सबको साथ आकर ही लड़ना होगा। अगर सब लोग साथ नहीं आएंगे, सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ नहीं आएगा, सिर्फ एक दूसरे पर छींटाकशी की जाएगी तो इससे पार नहीं पाया जा सकता है। अगर इस बीमारी से लड़ना है तो एकजुट होना ही पड़ेगा, तभी देश को बताया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।